हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जेटेड सीटेड 2026 प्रिपरेशन जर्नी के 30 डे चैलेंज में मैं प्रतिमा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सो माय फ्यूचर टीचर्स, आज हमारा डे 1 है जिसमें हम साइंस पेडागोगी के फर्स्ट यूनिट दैट इज़ नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई वुड like to ask you an introduction question. So my future teachers, what do you mean by science? आप मुझे कमेंट करके बताना, मुझे पता है आप सबको इसका आंसर आता है। चलिए हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में पेडागोगी के पर्सपेक्टिव में समझते हैं कि साइंस क्या है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साइंस एक फ्रेंच और लैटिन रूट वर्ड है जो कि साइंटिया से आया है, जिसका मतलब है टू नो या नॉलेज, मतलब किसी चीज़ को जानना या ज्ञान अर्जित करना ही साइंस है। साइंस एक डायनामिक नेचर रखता है। डायनामिक का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो डेवलपमेंट हो रही है, टाइम टू टाइम ग्रो हो रही है, उसे हम बोलते हैं डायनामिक बॉडी। साइंस स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूअसली ग्रो और चेंज होने वाला वैलिडेटेड नॉलेज का सिस्टम है। माय फ्यूचर टीचर्स, आपको एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी आपको पूरा का पूरा डेफिनेशंस अपने नोटबुक में नहीं लिखना है। आपको सिर्फ कीवर्ड्स को, पॉजिटिव कीवर्ड्स को अपने नोटबुक में लिखना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाएंगे और एग्जाम में वो हेल्प भी करेगा। ठीक है, आप टीचर हैं तो टीचर को हमेशा पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलना पड़ता है, इसीलिए आप पॉजिटिव कीवर्ड्स को लिखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी क्या होता है? अगर साइंस के डेफिनेशन को हम सिंपल वे में समझिए तो हम कुछ उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि साइंस एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड होती है और जो हमें नेचुरल वर्ल्ड को समझने में हेल्प करती है। राइट? तो मैंने वहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव वर्ड्स लिया? सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मतलब कोई भी चीज़ जो है वो पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती है। जैसे किसी चीज़ को हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम उसको, हमारे मन में डाउट क्रिएट होता है, हम क्वेश्चंस अराइज करते हैं, फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, उसके डाटा को कलेक्ट करते हैं, एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करके उसके बाद हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। राइट? जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, आप ध्यान से सुनना। आप गार्डन में जब प्लांट्स को देखते हो, प्लीज़ स्किप मत करना। अगर आपको टीचर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप स्किप मत करना वीडियो को, आप ध्यान से सुनो। आप प्लांट को देखते हो गार्डन में, तो आपको ऐसा लगता है कि ये प्लांट कितने अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। आप सनलाइट को भी देख रहे हो और ये चीज़ नोटिस करते हो कि क्या सनलाइट प्लांट के ग्रो करने में हेल्प करती है। आपके दिमाग में ये चीज़ आती है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया? आपने ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, हेल्दी हैं, और कहीं ना कहीं इसको ग्रो करने में सनलाइट का कुछ ना कुछ एफर्ट्स है। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आता है। ठीक है, आपके मन में डाउट आता है, जो कि जायज़ है। अब आपको क्या करना है? आप उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। आप क्या करेंगे? 2 पॉट लेंगे, सेम, दोनों में सेम सॉइल रखेंगे, मतलब सेम मिट्टी रखेंगे, सेम पानी रखेंगे, और दोनों में सेम हाइट का प्लांट लेंगे आप। ठीक है, सेम प्लांट लेना है आपको, सेम मिट्टी लेना है, सेम वाटर लेना है, सब कुछ आप सेम रखेंगे। सिर्फ एक को आप सनलाइट के नीचे रखेंगे गार्डन में, और दूसरे को आप रखेंगे डार्क रूम में। आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि जो सनलाइट में रखा हुआ प्लांट है, वो प्लांट ज़्यादा ग्रो किया है, उसकी लंबाई एज़ कम्पेयर टू डार्क रूम में रखा हुआ प्लांट उससे ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, उसके लिप्स जो हैं वो ग्रीन लिफी हैं, उसका कलर एकदम ग्रीन, एकदम हेल्दी, फ्रेश है जो सनलाइट में रखा हुआ है। और डार्क रूम वाले को आप देखेंगे कि वो वीक है, उसके लिप्स जो हैं वो येलोइश हैं, उसका हाइट उतना इम्प्रूव नहीं हो पाया है। तो आप ये चीज़ एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं और एनालाइज करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि इसका हाइट 5 सेंटीमीटर था और ये 10 सेंटीमीटर बढ़ गया, पर डार्क रूम वाला जो है वो अभी भी 6 सेंटीमीटर बढ़ पाया है बस। ठीक है, इस तरीके से आप एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि यस, आपका जो सनलाइट है वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो हमने क्या समझा कि हम सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम डाउट या फिर क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, आफ्टर दैट हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के बाद हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, डाटा कलेक्ट करके, एविडेंस कलेक्ट करके हम किसी तह तक यानी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। अगर आप बीएड किए हुए हैं,
अब आप टीचर बनने वाले हैं तो आप स्किनर को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे, क्योंकि हमने बीएड में 2 साल तक स्किनर को पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक कोट लिखा हुआ है कि साइंस फैक्ट्स का रट्टा लगाना नहीं है, कि आप कोई भी तथ्य को रटने लग गए, नहीं, वो नहीं है, बल्कि एटीट्यूड बिल्डअप करने की प्रोसेस है। आपको सीखना है, आपको लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से, कंस्ट्रक्टिव मेथड से सीखना है, ठीक है। ऐसा चलिए, अब हमारा मेन सिलेबस में जो है नेचर ऑफ साइंस, उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है टेंटेटिव एंड डायनामिक। टेंटेटिव का मतलब होता है कि अस्थाई, यानी साइंस की प्रकृति अस्थाई होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि विज्ञान जो है वो परिवर्तनशील है, यानी कि डेवलपमेंटल है। कोई भी चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चैप्टर आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम के जो स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू में रखा है। जैसे सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले हमारे जे थॉमसन आते हैं। उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल यानी वाटरमेलन मॉडल, जैसे तरबूज के बीज धसे हुए रहते हैं, उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही इम्बेडेड रहते हैं एटम के अंदर, ठीक है। पर उन्होंने जो थियोरी दिया उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स रहे होंगे, जिसके बाद उसको ओवरकम करने के लिए रदरफोर्ड जी आते हैं। अब रदरफोर्ड आके अपना अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिए, जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया और न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। उसमें भी उनका ड्रॉबैक्स था कि उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। तो उनके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए बोहर आते हैं। बोहर आके अपना एटॉमिक मॉडल देते हैं। इसी तरीके से कहानी आगे चलती रहती है। मतलब एक फिजिशियन या साइंटिस्ट आते हैं, वो अपनी कुछ ना कुछ डिस्कवरी, एजम्पशंस और हाइपोथेसिस देते हैं। उसके बाद कोई दूसरे आते हैं, उसके लिमिटेशंस को और ओवरकम करते हैं। इस तरीके से कहानी आगे चलती रहती है, मतलब डेवलपमेंट होती रहती है। हम ये नहीं मान लेते हैं कि साइंस यहीं पे रुक गई है, नहीं, आगे और कोई आता रहेगा, कोई और कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा, तो वो हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। वो चैप्टर्स में भी ऐड होती जाएंगी और हमारे रियल वर्ल्ड में भी ऐड होती जाती हैं। क्लियर है? आप टेंटेटिव और डायनेमिक मतलब समझ गए होंगे। टेंटेटिव अस्थाई को हम एक नेगेटिव थॉट के जरिए लेते हैं, लेकिन नहीं, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है। टेंटेटिव साइंस में आप सोचोगे कि यह डेवलपमेंटल प्रोसेस को दिखा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि आप प्लूटो को एक प्लैनेट के तरीके से मानते थे, पर अब क्या है, डॉर्फ को प्लैनेट के कैटेगरी में रखा गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि परिवर्तनशीलता ही विज्ञान है। क्लियर? चलिए, अब इम्पेरिकल एविडेंस, ये हमारा नेक्स्ट नेचर ऑफ साइंस है, ठीक है। इम्पेरिकल एविडेंस का मतलब साइंस सिर्फ डायरेक्ट बेस करता है, ना कि ब्लाइंड बिलीव पर। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपना पर्सनल बिलीव्स दे देंगे तो साइंस उसे मान लेगी, नहीं। हमें उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करना होता है, तभी उसे हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं या मानते हैं। जैसे हम जानते हैं, मतलब एम्पेरिकल एविडेंस मतलब अनुभव आधारित आप बोल सकते हो। जैसे वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, तो ये हमने प्रूफ करके देखा हुआ है, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, तभी हम इसे मानते हैं, ना कि हम इसे पर्सनल बिलीव्स पे और कोई गेस वर्क के थ्रू मानते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जैसे वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ मतलब कोई चीज़ जो कि आपका, आप सोचो कि जो रिज़ल्ट आपके लिए है वो रिज़ल्ट सबके लिए ही होता है, ठीक है। किसी, ऐसा नहीं है कि वो रिज़ल्ट मेरे लिए अलग है और आपके लिए अलग है, नहीं। वो जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिज़ल्ट सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँगी कि ग्रेविटी जो है वो हर किसी पर सेम अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी मेरे पर अलग अप्लाई होगा और आप पर अलग अप्लाई होगा। ग्रेविटी हर किसी पर सेम अप्लाई होती है। वो अर्थ पर है और स्पेस में है, मतलब डेप्थ में है या हाइट में, ये अलग मैटर है। इसके बारे में मैं अभी इसमें डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि ग्रेविटी हम सब पे, अगर हम अर्थ पर हैं तो या फिर सरफेस पर हैं, तो हम सबके लिए ग्रेविटी सेम अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट जो है सबके लिए सेम ही होता है। तो इसका मतलब ये है, डेफिनेशन में आप देख सकते हो कि साइंस बायस फ्री होता है। किसी भी बैकग्राउंड या रिसर्चर हो, सेम एक्सपेरिमेंट पर रिजल्ट जो है हमेशा आइडेंटिकल ही मिलेगा, ठीक है। मतलब हर चीज़ सेम होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है नो सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस।
क्या है? साइंस सुपर नेचुरल फोर्सेस को रिजेक्ट करता है और हर एक्शन के पीछे नेचुरल कॉजेशंस को ढूंढता है। मतलब हमें क्या करना है, हम किसी भी एक्शन को ऐसे ही सोच के कि ये तो सुपर नेचुरल है, ये तो नेचुरल होना ही चाहिए तो हमें इसे मानना है, ऐसा नहीं है। साइंस हमेशा उसके पीछे के कारण को ढूंढता है कि उसके पीछे क्या कॉज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, हम उसके पीछे क्या लॉजिक लगा सकते हैं, कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या समझ सकते हैं। इस तरीके से साइंस का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है। आई होप कि आपको ये स्लाइड भी समझ में आ गया है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म का मतलब है संदेहवाद। आप ये मत सोचना कि संदेहवाद एक नेगेटिव वर्ड है, नहीं। साइंस के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एक पॉजिटिव वर्ड्स माना जाता है। साइंस जो है वो स्केप्टिज्म को प्रमोट करती है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में डाउट होना या फिर क्वेश्चन अराइज होना। जैसे हमने पहले ही ये चीज़ डिस्कस किया कि जब प्लांट्स को हम लोग देख रहे थे तो हमने ये सोचा कि क्या प्लांट्स जो है वो सनलाइट में ग्रो करती है। तो ये जो हमारे मन में क्वेश्चन आया, डाउट क्रिएट हुआ, इसके बाद ही तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि स्केप्टिज्म जो है वो अच्छी बात है। तो साइंस इसे प्रमोट करता है कि आप किसी भी चीज़ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करके फिजिकल एविडेंस पर ट्रस्ट करें। ठीक है। अब क्रिएटिव और इमेजिनेटिव, ये भी साइंस का एक नेचर है। हम सब टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं। बीएड के दौरान हमने काफ़ी बार इस क्रिएटिव वर्ड को पढ़ा है, समझा है और अप्लाई भी किया है। तो मुझे आपको ये समझाने की तो ज़रूरत नहीं है कि क्रिएटिव हम किसे बोलेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोशली एम्बेडेड। सोशली एम्बेडेड का मतलब है कोई भी चीज़ को सामाजिक तरीके से हम कैसे जुड़ाव करके समझ सकते हैं। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप देखेंगे, आप सबसे लास्ट में आपके चैप्टर्स में रिवर के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, ये सब के बारे में दिया हुआ रहता है। ठीक है। क्यों दिया रहता है? ताकि आप सोशली कनेक्ट कर पाओ, सामाजिक जुड़ाव महसूस कर पाओ चीज़ों को लेकर, समाज को लेकर, सामाजिक जो प्रकृति है उसको लेकर। ठीक है। आप हमेशा ये चीज़ ध्यान दोगे कि कोई भी सोशल नीड है, कल्चर या लोकल कॉन्टेक्स्ट, साइंटिफिक डिस्कवरीज जो है वो डिसाइड करता है एक ह्यूमन कलेक्टिव वैल्यूज़ पर। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की संरचना। इसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहला है प्रोडक्ट ऑफ साइंस, विज्ञान के उत्पाद यानी स्टैटिक पार्ट। दूसरा है प्रोसेस ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रक्रिया यानी एक्टिव पार्ट। चलिए पहले पॉइंट को समझते हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब है कि साइंस का स्टैटिक पार्ट जो हमें सिखाता है कि फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और लॉज और थ्योरीज़ को। जैसे फैक्ट्स ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है बॉयल होता है। कंसेप्ट्स हैं, जैसे हम ये पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो हमारा ब्रेन जो है इन सारे कंसेप्ट्स को कैटेगराइज करके रख रहा है। ठीक है। लॉज और थ्योरीज यानी कि नियम और सिद्धांत जो टेस्टेड होते हैं, वेरीफाइड रूल्स हैं जो नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें हम, जैसे न्यूटन्स के लॉज हो गए, आप सब इसे पढ़े होंगे। ठीक है। इन सबको हम लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ साइंस है। दूसरा पार्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ साइंस, जिसमें कि हम एक्टिव तरीके से कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो देख रहे हैं। प्रोसेस स्किल्स मतलब प्रक्रिया कौशल, फिजिकली स्टेप्स को जिससे प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं। जैसे आप समझ सकते हो, प्रोसेस का मतलब कि कोई चीज़ जो कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है या ग्रो कर रही है। ठीक है। जैसे हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, अवलोकन करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं यानी वर्गीकरण कर रहे हैं, फिर इन्फेरिंग कर रहे हैं मतलब अनुमान लगा रहे हैं, फिर हाइपोथाइजिंग कर रहे हैं यानी परिकल्पना कर रहे हैं, बाद में हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ठीक है। ये हमारा जो प्रोसेस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एनालाइज करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, देन हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ये जो सारा प्रोसेस हमारा आता है ये हमारा एक्टिव पार्ट में आता है। और जो चीज़ें हम हमेशा रटा रटाया यानी कि पहले से ही डिसाइडेड है, पढ़ा हुआ है, और हमारा लॉज और थ्योरीज है, उन सभी को हम किस में रखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ साइंस में। ठीक है। फ्लो चार्ट से समझते हैं साइंटिफिक मेथड कैसा होता है। जैसे कि पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं यानी इंक्वायरी होता है, प्रॉब्लम्स को हम नोट करते हैं। ठीक है। जो भी हम देख रहे होते हैं उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को नोट करेंगे, फिर हम एक हाइपोथेसिस मतलब सोचेंगे, परिकल्पना होगी हमारी जो कि टेंटेटिव होती है, फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। एक्सपेरिमेंट मतलब हम एक प्रोसेस के थ्रू किसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे, फिर हम डाटा को एनालाइज करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, एविडेंस को इकट्ठा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके बाद हम किसी चीज़ का कंक्लूजन यानी कि फाइनल ट्रूथ में जाएंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है।
ये इतना बार मैं बोल चुकी हूँ कि अभी तक तो आपको रटा गया होगा कि पहले ऑब्जर्वेशन होगा और फिर एक्सपेरिमेंट होगा और फिर जैसे जैसे कहानी बढ़ती रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सब जानते हैं। इसमें मैंने कुछ 6 पॉइंट्स को लिखा है जो कि पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, आप इन्हें अपने नोटबुक में जरूर लिखिए। पहला है हमारा कॉग्निटिव, दूसरा है कंटेंट, तीसरा है प्रोसेस, चौथा है हिस्टोरिकल, पांचवा है इन्वायरमेंटल और छठा है एथिकल। आप इन सारे कीवर्ड्स को लिखेंगे और इसको जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको डिफाइन नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसे आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। पर आपको याद रखना है ये 6 की पॉइंट्स, कॉग्निटिव, कंटेंट, प्रोसेस, हिस्टोरिकल, इन्वायरमेंटल और एथिकल। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें इसे। ऑब्जर्वेशन वर्सेस इन्फरेंस, अवलोकन बनाम निष्कर्ष। ऑब्जर्वेशन जब हम किसी चीज़ का करते हैं तो हम डायरेक्ट इसे सेंसरी इंटरेक्शन के थ्रू ले लेते हैं। जैसे हमारा 5 सेंसेस के थ्रू हम बिना कोई एजम्पशंस के रॉ फैक्ट्स को फिजिकली नोट कर लेते हैं, उसे ही हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे हम चीज़ों को देख कर ही मान लेते हैं, जैसे स्काई में बहुत डार्क क्लाउड्स है, हम सिर्फ देखे उसको, ऑब्जर्व किए, ठीक है, कोई भी हमारा लॉजिकल रीजनिंग वहाँ पे नहीं आया। अब इन्फ्रेंस क्या होता है, यानी कि निष्कर्ष या अनुमान क्या होता है। निष्कर्ष का मतलब है कि आप वो लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड उस फैक्ट्स को आप मानो, मतलब जो भी आपका रॉ ऑब्जर्वेशन था, मतलब आपने जो देखा उस पर लॉजिकल कंक्लूजन या लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करके जो निष्कर्ष निकलेगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्रेंस या कंक्लूजन बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि लगता है जल्दी ही बारिश होने वाली है, ये लग रहा है कि अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि मौसम विभाग हमारे फ़ोन्स में अलर्ट डालते हैं, ठीक है, कि 2 घंटा में आपके क्षेत्र में बारिश होने वाली है, इस तरीके से हमारे फ़ोन में अलर्ट्स आते हैं। तो वो कैसे देखते हैं, उन्होंने कोई ना कोई उस पर रिसर्च किया हुआ है, उसके बाद ही वो मैसेज जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। हर किसी के फ़ोन पर ये नोटिफिकेशन तभी जाती है जब उन्होंने ये चीज़ रिसर्च किया हुआ होगा, ठीक है। तो वो किसी ऐसा नहीं है कि रॉ ऑब्जर्वेशन पर ही उन्होंने दे दिया, नहीं, उसके पीछे उनका लॉजिकल रीजनिंग है, उसके बिहाफ पे ही उन्होंने ये कंक्लूजन दिया होगा कि 2-3 घंटे के बीच में आपके क्षेत्र में बारिश हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक एटीट्यूड एंड टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फर्स्ट पॉइंट इज ओपन माइंडेडनेस, यानी नए साइंटिफिक वैल्यूज़ और कॉन्ट्ररी प्रूफ्स को बिना किसी बायसनेस के साथ एक्सेप्ट करना और नए आइडियाज़ को अपडेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी मीन्स एक्सपेरिमेंट को, करेक्ट ऑब्जर्वेशंस वैल्यू को स्ट्रिक्टली रिपोर्ट करना, चाहे वो किसी भी थ्योरी के अगेंस्ट क्यों ना हो। हमें ऐसा नहीं है कि हमें डरना है कि ये तो बहुत बड़ी थ्योरी है, हम इसके अगेंस्ट में कैसे जा सकते हैं या कुछ भी रिपोर्ट कैसे रेडी कर सकते हैं, नहीं। चाहे वो कितनी ही बड़ी थ्योरी क्यों ना हो, आपको अगर लग रहा है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज़ को, आप एक्सपेरिमेंट किए, आपने डाटा कलेक्ट किया और आपको लगता है कि ऐसा नहीं वैसा हो सकता था, तो आपको उसका स्ट्रिक्टली रिपोर्ट जो है वो जारी करना चाहिए। इसे हम इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ डॉगमा, कंटिन्यूअस इंक्वायरी। आप इस चीज़ को यहाँ से पढ़ सकते हो, इजीली आप समझ जाओगे इसको पढ़ोगे तो। मैंने ऐसा इसे टाइप किया ही है जो कि आपको इजी वे में सिंपल लैंग्वेज में समझा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मैंने लिखा है लास्ट में, ये देखो इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक टेम्पर वर्ड को पहले PT जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक से यूज़ किया है, ये इंपॉर्टेंट था, आप थोड़ा देख लेना इसे। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस टीचिंग, विज्ञान शिक्षण का महत्व। साइंस हम पढ़ते क्यों हैं, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसको मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखा है जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। नर्चरिंग क्यूरियोसिटी, कॉग्निटिव स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैंड ऑन प्रैक्टिस। चलिए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जिज्ञासा का पोषण, नर्चरिंग क्यूरियोसिटी मतलब साइंस एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल बच्चे के नेचुरल क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि बच्चे के अंदर में किसी भी चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी पैदा करना। बच्चा के अंदर अगर जिज्ञासा की इच्छा ही नहीं होगी तो आप उसे क्या पढ़ाओगे। तो हमारा पहला काम क्या है, बच्चों के अंदर में जिज्ञासा पैदा करना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव स्किल्स, संज्ञानात्मक कौशल। बच्चों में लॉजिकली क्लासिफाई करने, एक्सप्लेन करने और चेक करने की लॉजिकल स्किल्स बिल्ड करना। मतलब कोई भी स्टूडेंट हो उसके अंदर में कि वो क्यों उस चीज़ को पढ़े, उसके बारे में क्यों एक्सप्लेन करे या उसको लॉजिकली कैसे समझे, उसके अंदर में ये संज्ञानात्मक कौशल डेवलप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डायनेमिक लाइफ। डायनेमिक वर्ड को मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यानी कि किसी भी सिचुएशंस और कॉम्प्लेक्स नेचुरल फिजिकल चैलेंजेस को सॉल्व करके उसे ट्रेंड करना,
कोई भी स्टूडेंट हो उसके लाइफ में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, स्टडी से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उस प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व कराने के लिए उस बच्चे को ट्रेंड करना चाहिए। टीचर है यानी कि बच्चों के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो नेचर है वो डेवलप करना ज़रूरी है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस यानी चॉक एंड टॉक मेथड को छोड़कर एक्टिव स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल टास्क को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हम सिर्फ पहले क्या करते थे, पहले हम सिर्फ चॉक में लिखते रहते थे और बोलते रहते थे, तो बच्चे सिर्फ क्या करते थे, सुनकर ही सीखते थे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है, बच्चों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाना है। ये बच्चों के अंदर और टीचर के अंदर, दोनों के अंदर ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्कशन मेथड यानी एक्सपेरिमेंटली बच्चों को सिखा जाए। यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए, बच्चे हमेशा ऐसा गलती करते हैं कि नॉट वाले वर्ड को देखते ही नहीं है। यहाँ देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग या नेचर ऑफ साइंस, तो हमेशा बस टिक कर देंगे जो उन्होंने पढ़ा हुआ है नेचर में। पर आपको ध्यान देना है कि नॉट लिखा हुआ होगा तो आपको नहीं वाले ऑप्शंस को चूज करना है जो नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन को। साइंस टेंटेटिव नेचर का है, आप जानते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि साइंस जो है वो परिवर्तनशील है यानी टेंटेटिव है, डायनेमिक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा, यहाँ हमें गलत ऑप्शन के बारे में चूज करना है। साइंस प्रमोट्स स्केप्टिज्म, साइंस जो है वो संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये भी सही बात है, ये एक नेचर है स्केप्टिज्म साइंस का। डी नंबर ऑप्शन देखिए, साइंस रिलीव्स ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, विज्ञान अनुभवात्मक साक्ष्य पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने नेचर में पढ़ा। बी ऑप्शन देखते हैं, साइंस इज अ स्टैटिक बॉडी ऑफ एब्सोल्यूट फैक्ट्स, क्या विज्ञान पूर्ण तथ्यों को एक स्थिर समूह है, ऐसा है क्या? नहीं, हमने क्या पढ़ा था, स्टैटिक बॉडी नहीं, साइंस एक डायनामिक बॉडी है, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ करेक्ट होगा, मतलब ये नेचर ऑफ साइंस में नहीं आता है। साइंस जो है वो स्टैटिक बॉडी नहीं, डायनामिक बॉडी में आएगा। ठीक है, यहाँ आपका एक्सप्लेनेशन में नीचे मैंने लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा इसको खुद से, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनसीएफ बेस्ड एक क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, कॉग्निटिव वैलिडिटी इन अ साइंस करिकुलम इम्प्लाइज दैट इट शुड, कैसा होना चाहिए हमारा एनसीएफ के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव वैलिडिटी, ये हमारा एज अप्रोप्रिएट यानी जिस स्तर के बच्चे होंगे उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो कि संज्ञानात्मक वैधता यह सुनिश्चित करती है कि विषय वस्तु और शिक्षण पद्धति बच्चे के विकासात्मक और मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शंस के साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और वो भी बहुत सिंपलेस्ट वे में। आप जैसे टेक्स्ट करते हैं किसी को, मैंने उस फॉर्मेट में सारे स्लाइड्स को रेडी किया है। यहाँ पे बाइलिंगुअल भी दिया हुआ है, आप इसके पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, मैं इसको पोस्ट कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके ईजिली पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल है, आप सोच कर आंसर करना। अ स्टूडेंट नोटिसेस वेट ग्राउंड एंड सेज इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स एन, गीली ज़मीन को देखकर कहना कि कल रात बारिश हुई होगी, ये क्या दर्शाता है? क्या ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, मतलब निष्पक्ष अवलोकन है, या परिकल्पना है, या इन्फ्रेंस है, या फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट या नियंत्रित प्रयोग है? आंसर इसमें इन्फ्रेंस यानी कि अनुमान या निष्कर्ष होगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? आपको लगेगा कि मैम ये तो ऑब्जर्व किया हुआ है, ये तो ऑब्जर्व करके उसने बोल दिया। हाँ, ये अवलोकन तो है, पर अवलोकन के साथ साथ ये इन्फ्रेंस भी है। क्यों? क्योंकि उसने जो बोला कि ये उसने देखा कि ज़मीन गीली है, पर उसके पीछे उसने रीज़न भी तो दिया कि ज़मीन को देखकर उसने रीज़न दिया कि इसके पीछे का कारण तार्किक रूप से उसने सोचकर अनुमान लगाया और निष्कर्ष निकाला कि कल रात बारिश हुई होगी, इसीलिए ज़मीन गीली है। ज़मीन को गीला देखा वो ऑब्जर्वेशन था, पर उसके पीछे का जो तार्किक रीजन दिया कि कल रात बारिश हुई होगी, ये क्या था? एक कंक्लूजन या इन्फ्रेंस में हम इसे काउंट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स दे रही हूँ जिसको आपके कॉपी में आपको नोट डाउन करना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एक्टिव लर्नर। एक्टिव लर्नर मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ या लर्निंग बाय डूइंग यानी कंस्ट्रक्टिव मेथड बोल सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो किसी चीज़ को करके समझना,
ठीक है, किसी चीज़ को आप करके जब सीखते हो उसे हम एक्टिव लर्नर बोलते हैं। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करके उसको करके सीख रहे हो, मतलब आप एक एक्टिव लर्नर में आते हो। एक्टिव लर्नर होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव लर्नर हो, तो एक पॉजिटिव वर्ड है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव मैच, यानी स्टेज अप्रोप्रिएट वोक्यूबलरी। आपके जितने भी स्टेजेस हैं, जैसे 1 to 5 के लिए कुछ और है, 6 to 8 के लिए कुछ है, 9 to 10 के लिए कुछ है, 11 12 के लिए कुछ है, सबके स्टेज वाइज यानी एज वाइज उनके वोक्यूबलरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बिहाफ में सारी चीज़ डिज़ाइंड होने चाहिए जो कि बच्चों को अपने मानसिक तौर पे समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड। बच्चे चीज़ों को क्वेश्चन करके या फिर उसमें डाउट क्रिएट करके चीज़ों को सीखते हैं और टीचर को उनके डाउट्स को क्लियर करने चाहिए। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक क्लासरूम, मतलब हर व्यू पॉइंट को रेस्पेक्ट करना। मतलब कोई भी पॉइंट हो उस चीज़ को आपको रेस्पेक्ट करना है और उसके कंक्लूजन तक यानी तह तक पहुंचना। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आपको कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो आप उसको डिमोटिवेट क्या करके या टीज़ करके उसे बैठा दो, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। हर पॉइंट ऑफ व्यू को आपको रेस्पेक्ट करना है, चाहे बच्चा किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर रहा हो, उसे आपको एक पॉजिटिव अप्रोच में लेकर उसको सही तरीके से समझाना है, ठीक है। क्लासरूम ऐसा होना चाहिए। तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अब हम कुछ नेगेटिव वर्ड्स में बात करते हैं जो आपको कभी भी इनको चूज नहीं करना है किसी स्टूडेंट्स के लिए। रॉट मेमोराइजेशन, यानी कि कोई भी डेफिनेशन या फॉर्मूला को रटना नहीं है, हमेशा हमें समझ कर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। साइंस को एक स्टैटिक फिक्स्ड फैक्ट बताना ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम स्टैटिक नहीं डायनामिक मान सकते हैं। टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। अभी हम इस दौर पे आगे हैं कि अभी स्टूडेंट सेंट्रिक होना मस्ट है, ठीक है। स्टूडेंट सेंट्रिक इज अ पॉजिटिव वर्ड बट टीचर सेंट्रिक इज़ अ नेगेटिव वर्ड। आप इसे नोट डाउन करेंगे। बच्चों को पैसिव लिसनर बनाना नहीं है, हमें बच्चों को एक्टिव लिसनर बनाना है, ठीक है। अनक्वेश्चनिंग, बच्चा ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में आकर सिर्फ बैठ रहा है और घर जा रहा है, नहीं, बच्चे को आपको प्रोत्साहित करना है कि वो क्वेश्चंस पूछे और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करे, ठीक है। आज हमने जितनी भी पढ़ाई की है उसका रिवीजन कर लेते हैं या एक माइंड मैप बना लेते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ साइंस में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है टेंटेटिव, इम्पेरिकल, स्केप्टिज्म। आप कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि यूनिवर्सल, पर्सिमोनियस, कंस्ट्रक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, डायनामिक, ये सारे पॉइंट्स को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल मतलब जैसे कि न्यूटन्स के लॉज इंडिया में जैसे अप्लाई होते हैं वैसे ही अमेरिका में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में न्यूटन्स के लॉज अलग अप्लाई होते होंगे और अमेरिका में अलग, ठीक है। साइंस जो है वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर ऑफ साइंस डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रोडक्ट और प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है। आप यहाँ पे स्लाइड्स में अच्छे से उसको देख सकते हो। उसके बाद हमने एनसीएफ के कुछ वैलिडिटीज़ को देखा, जैसे कॉग्निटिव, कंटेंट और प्रोसेस को। आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, आज का हमारा डे 1 चैलेंज कंप्लीट होता है सक्सेसफुली। सिलेक्शन पाने के लिए हार्डवर्क से ज़्यादा डेली कंसिस्टेंसी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये वीडियो देख लिया उसके बाद फिर और नहीं देखोगे, 3-4 दिन बाद फिर से नेक्स्ट टॉपिक करोगे, नहीं, आज आपने कंप्लीट किया फिर आपको कल फिर से एक टॉपिक कंप्लीट करना है। ऐसे आपको जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जुलाई में हमारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सी यू इन डे 2। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सिलेक्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। राधे राधे टू ऑल।